સ્ટાર્ટિંગ વિડીયો હતો Yeah. ચાલુ થઈ ગયું. બેસજો બેસજો. તમે બેસજો, તમે બેસી જાઓ. नमस्कार दोस्तों, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? समकालीन जनमत और जन संस्कृति मंच के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार, आदाब और लाल सलाम। लाल सलाम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक लंबे अरसे से लाल सलाम सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। जब मैं अपने पुराने शहर दुर्ग में था तो जन संस्कृति मंच के आयोजनों में जाता था और वहाँ मिलने वाले साथी अक्सर लाल सलाम कहा करते थे। बाद में कुछ ऐसा सिलसिला हुआ जिंदगी का कि शहर छूट गया और लाल सलाम भी छूट गया। कुछ महीनों पहले हमारे बड़े एक्टिविस्ट पोएट वरवर साहब को गिरफ्तार किया गया। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि गिरफ्तारी की वजह क्या है, आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। तो जब उन्हें गिरफ्तार किया गया और वो जेल जाने वाले थे तो जेल जाने से ठीक पहले उन्होंने प्रेस के कैमरे और टेलीविज़न के कैमरे के सामने अपना हाथ उठाकर लाल सलाम का एक संकेत दिया। जाहिर है वो लाल सलाम प्रेस के कैमरे और मीडिया के कैमरे के लिए नहीं था, वो हम सब के लिए था, देश की पूरी जनता के लिए था। अखबार में छपे हुए उनके उस लाल सलाम को देखकर मुझे एक अपनी कहानी याद आ गई। कहानी का शीर्षक था रद्दोबदल। उस कहानी में कुछ इस तरह का सिलसिला था कि बहुत सारी उसकी जो बुनावट थी उसमें कल्पनाओं का और नाटकीयता का, बल्कि अति नाटकीयता का एक खेल था। और उसमें मैंने ये कल्पना की थी कि जब वैश्वीकरण बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा तो वो सिर्फ बाजारवाद तक सीमित नहीं रहेगा, वो हमारे जंगल, हमारे पहाड़, हमारी नदियों को भी निगल जाएगा। और जब उस हद तक उसकी आक्रामकता बढ़ेगी तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं प्रतिरोध भी होगा। प्रतिरोध लेकिन उस तरह से मुखर तो नहीं था, लेकिन था जरूर। और किसी तरह का वैसा दिखता हुआ प्रतिरोध नहीं था, लेकिन उन ग्लोबलाइजरों को ये मालूम था कि उनके काम में असली रुकावट कौन डालने वाला है। जाहिर है कि हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता थे वे उसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ते आ रहे थे। तो उस कहानी में कई तरह की तब्दीलियां थी, बड़ी हैरान करने वाली अति नाटकीय तब्दीलियां थी और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। और बड़ी तेजी से वैश्वीकरण, बड़ी तेजी से बाजारवाद अपना पैर पसारता गया और कोई उसे रोक नहीं पाया।
और अंत में जब उसको मालूम होता है कि कुछ ऐसी शक्तियाँ है जो भी उसके साथ टक्कर ले रही है, तो उन शक्तियों को जिस रूप में पहचाना गया, वो शक्तियाँ वही थी हमारे वे सामाजिक कार्यकर्ता जो निर्भीक होकर अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। तो उस कहानी में मैंने वरवर राव को, गदर को और मेघा पाटकर को और अरुंधति राय को बाकायदा एक कैरेक्टर के रूप में लिया है। लेकिन वो कहानी में शुरुआत से आगे तक कहीं नहीं है, सिर्फ अंत में है। अंत में ये होता है कि ये सारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें मौत की सजा दी जाती है। तो वो जो आखिरी अंश है उस कहानी का, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अमूमन ऐसे मौक़ों पर क्या होता है। पीछे पलट कर देखेंगे तो हजारों ऐसे मामले मिलेंगे कि रद्दो बदल के बाद नई हुकूमतें कैसे पुराने समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं को काफिर करार देती है और उनके साथ किस तरह का बर्ताव होता है। लेकिन चूंकि नई दुनिया के नुमाइंदे यानी कि वे ग्लोबलाइजर जो बेहद जहीन और नफासत पसंद थे, इसलिए उन्होंने फांसी, गिलोटिन, जहरीली गैस या गोलियों का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इस तरह के भदे से उन्हें परहेज था। इसकी बजाय उन्होंने वो तरीका अपनाया जिसे वे पहले भी दुनिया के कई एक्टिविस्ट पर आजमा चुके थे। वे जेनेटिक इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, केमिकल रिएक्शन और एंटी ग्रेविटी के सिद्धांत के उस्ताद थे। बरसों पहले जिस कंपनी ने ऑश्विट्ज़ के लिए जाइक्लोन बी गैस बनाई थी, उसी कंपनी की एक लैब ने एक प्रभावी रसायन ईजाद किया था, एक ऐसा इंजेक्शन जिसके लगाए जाने के बाद कोई भी आदमी अपनी ज़मीनी पकड़ से छुटकारा पा जाता है। और इस गैर जोड़ाव को हमेशा कायम रखने के लिए नासा के एक वैज्ञानिक ने एक ऐसे बूस्टर पंप का इजाद किया था जो किसी भी आदमी की पीठ पर बांधा जा सकता था। इस पंप का एक ही काम था, गुरुत्वाकर्षण और जड़ों से उखड़े आदमी को उस ऊंचाई तक ले जाना जहां से उसकी वापसी मुमकिन नहीं होती। जब उस मुल्क के सामाजिक कार्यकर्ताओं को एंटी ग्रेविटी के इंजेक्शन लगाए जा रहे थे और उनकी पीठ पर बूस्टर पंप बांधे जा रहे थे, तब पूरा प्रजातंत्र चुपचाप डूबाए खड़ा था, क्योंकि आवाम को भी पेप्सी, कोक या पेस्ट्री या बर्गर में कोई ऐसी दवा दी गई थी जो हर चीज़ को चुपचाप सह लेने की क्षमता बढ़ा देती है। कतार में खड़े काफिर अब जाने की तैयारी में थे। अगर उनके मुंह पर टेप न चिपका होता तो वे जरूर आवाम से कुछ कहते। एजाज अहमद बहुत गहरी सोच में गुम थे। अरुंधति राय का गला रूंध गया था। मेघा पाटकर की आंखें नम थी। वरवर राव और गदर ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लिया था। जब उन सब के पैर जमीन से उखड़ गए और वे हवा में कठपुतलियों की तरह हिलने डुलने लगे, तो सभी ग्लोबलाइजरों और आरआर के एजेंटों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। मिसेज लिबर्टी ने बहुत दिलकश अदा से हाथ लहराकर सबको गुड बाय कहा। बदले में वरवर राव और गदर ने अपने बरसों पुराने रियाज को फिर से आजमाया और पूरे उस्तादाना अंदाज से अपनी मुट्ठियां हवा में उछाल दी।
चूँकि यह उनका आखिरी लाल सलाम था, इसलिए उनकी कलाई की नसें उभार और फुलाव के उस मुकाम तक पहुंच गई जहां उन नसों का फट जाना लगभग तय था। हुआ भी वही, और खून यथाशब्द उनकी नसों से फूट पड़ा। नीचे खड़े लोगों के चेहरों पर खून के छींटे पड़े जरूर, मगर वे पलक झिपझिपाते खड़े रहे। कुछ छींटे शायर के चेहरे पर भी पड़े, मगर वह किसी भी तरह के गम और गुस्से का इजहार नहीं कर सका, क्योंकि उस वक्त वह जनाजे की नमाज पढ़ रहा था, खुद अपनी इजाद की हुई नमाज जो आसमान में उड़ती मैयतों के लिए पढ़ी जा रही थी। तो ये एक छोटा सा उस कहानी का है, और आपने महसूस किया होगा कि मतलब इसमें यथार्थ उस तरह से नहीं है, और कल्पनाशीलता और अति नाटकीयता का तत्व ज़्यादा है। तो अब जब हम बात कहानी की बुनावट पर करेंगे, एक चीज़ जो हम अक्सर देखते हैं कि कहानी के बारे में ये थोड़ी सी गलत धारणा है लोगों में कि अगर उसमें सिर्फ कल्पनाएं हैं तो वो यथार्थ का हिस्सा नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। और एक कथन मुझे याद आ रहा है मार्केस का। उन्होंने ये कहा था कि कल्पना, कहानी में सिर्फ कल्पना ही नहीं होती, बल्कि कल्पना होती ही नहीं है। जब तक पाठक उस पर यकीन ना कर ले, तब तक वो सिर्फ कल्पना है। पाठक ने यकीन कर लिया कि यह सच है, तो फिर वो कल्पना नहीं रह जाती। तो जैसा कि आपने देखा मेरी इस कहानी में, मैंने जो कल्पना की थी कि ग्लोबलाइजर आ रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं और उनको मौत के घाट उतार रहे हैं, तो ये मेरे सिर्फ 10 साल पहले के पूर्वानुमान थे। और लेखक सिर्फ होती हुई घटती हुई घटनाओं को नहीं लिखता है, उसके कुछ अपने अनुमान भी होते हैं, कुछ चीज़ें वो कल्पना में भी गढ़ता है। और ये इत्तेफाक ना कहें, दुर्भाग्य कहें इसको, कि मेरे वो अनुमान सच में बदल रहे हैं, और उसका जो रूप हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता जेलों में बंद हैं, और 1-1.5 साल तक तो खामोशी रही, और अब आवाज़ उठने लगी है। और ये आवाज़, मुझे ऐसा अंदाज़ा है कि दूर तक जाएगी, और उनकी रिहाई का जो मामला है उसको लेकर थोड़ी सी और गर्मजोशी के साथ हमारे साथी आगे बढ़ेंगे। तो ये एक कहानी का मामला हो गया। अब कुछ और कहानियां हैं जो उस तरह से तो इतनी लंबी है कि मैं उसका कोई अंश भी सुनाना चाहूँ तो मुमकिन नहीं है, पर ये थोड़ा सा हमेशा महसूस करता हूँ मैं कि कहानी लिखते समय 2-3 जो बुनियादें होती कहानी की, उसमें एक तो आपके अनुभव, और दूसरे आपकी अनुभूति, और उसके अलावा आप चीज़ों को देखते हैं किस नज़रिए से हैं। एक चीज़ आपके सामने घटित हो रही है और आप उसको कहानी में अगर ले रहे हैं, तो जब उसकी बुनावट करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ या वो घटना हूबहू उसी रूप में आए, वो किसी बदले हुए रूप में भी आ सकती है। और हूबहू घटित घटना को भी कभी कभी लेखन के दौरान कोई एक अपने प्रयोजन से लेखक या अपनी एक कोई अवधारणा उसकी होती है कहानी को लिखते समय, तो अपने उस प्रयोजन के लिए, अपनी उस अवधारणा को कहीं पहुंचाने के लिए
कई बार वो फेरबदल करता है। तो जैसे उस तरह के फेरबदल कहानी में लेखक करता है, तो उस तरह से कई खिलवाड़ समय भी समाज के साथ और इंसान के साथ और लेखक के साथ भी करता है। तो एक निजी तौर पर होने वाले जो खिलवाड़ हैं, सत्ता की तरफ से किए जा रहे हैं, समाज की तरफ से किए जा रहे हैं, व्यवस्था की तरफ से किए जा रहे हैं, ये खिलवाड़ भी लिखते समय कहीं अपना एक विद्रूप रचते हैं लेखक के दिमाग में। तो दोनों तीनों चीज़ें मिल करके कुछ एक ताना बाना बनता है कहानी का। और चूंकि मैं उस तरह से उसकी कोई कभी मैंने कोई व्याख्या की नहीं है कि हूबहू क्या होती है कहानी, लेकिन एक मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, मार्केस की ही बात कर रहा हूँ मैं। किसी ने उनसे पूछा कि दुनिया में इतना पुराना सिलसिला है कहानियों का, हर देश में अपना अपना एक पारंपरिक तरीका है कहानी का, स्टोरी टेलिंग का भी फॉर्म है और पुरानी लोक शैली में भी लोक कथाएँ भी है। तो इतना सारा जो फैला हुआ संसार है कहानी का, तो ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि शुरुआत कहाँ से हुई होगी, यानी कहाँ से कहानी की शुरुआत हुई होगी। तो उस मार्केस से पूछा कि आप बताइए कि आप कहाँ से मानते हैं कहानी की शुरुआत। तो मार्केस ने बड़ी मतलब सहज तरीके से ये कहा कि एक छोटा सा समुद्री किनारे वाला गांव था और एक जान नाम का मछुआरा था, और वो पियक्कड़ था, भुलक्कड़ भी था, और कभी कभी गायब रहता था घर से। एक बार वो 3 दिन तक घर से गायब रहा। तो 3 दिन बाद जब वो लौटा तो उसकी बीवी ने पूछा कि भाई तुम कहाँ थे। तो उसने कहा कि मैं समुद्र में दूर तक चले गया था और अचानक मेरी नाव पलट गई और एक बड़ी व्हेल मछली ने मुझे निगल लिया। तो उसकी बीवी ने ये नहीं पूछा कि तुम जिंदा कैसे वापस आ गए। उसने यकीन कर लिया कि हाँ ऐसा हुआ होगा। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। ये मार्केस का कहना था कि इस तरह का जो झूठ है उसको भी कहते समय ये लगे कि वो सच है। तो ये सच और झूठ के बीच का जो एक अलग तरह का एक संदर्भ और अलग तरह का जो खेल होता है, उसी के बीच कहीं कहानी बनती है। कई बार कहानी बनते बनते बिगड़ती भी है, और कई बार ये होता है कि अतिरिक्त सच के कारण भी कहानी बिगड़ती है, क्योंकि सिर्फ यथार्थ अकेली शर्त नहीं है कहानी की। कहानी में कई चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी है जो अपनी गपबाजी से भी आती है, कुछ अनुमान होते हैं, कुछ कल्पनाएं होती है, और ज़रूरी नहीं है कि जो सामने है, जो घटित हो रहा है, जो यथार्थ है वही कहानी है। कहानी कहीं से भी शुरू हो सकती है, किसी भी चीज़ को छू सकती है, किसी को भी अपने अंदर समाहित कर सकती है। उसके अंदर एक समावेशी गुण है, वो झूठ को भी समो लेती है, सच को भी समो लेती है। तो ये इस तरह से मतलब आप देखिए कि उसमें बुनावट का जो मामला है कहानी के, उसमें कितने सारे तत्व होते हैं। तो बहुत आसान भी है कहानी लिखना और बड़ा कठिन भी है। और दबाव दिमाग पर अगर हो कि मुझे कोई बड़ा विजन खड़ा करना है, उस तरह की कोई महत्वाकांक्षा से अगर कहानी लिखी जाएगी, तो वो कहानी तो नहीं रहेगी, कुछ और हो जाएगी। लेकिन आप अपनी छोटी छोटी बातों से अगर कहानी कहना शुरू करते हैं, तो अपने मूल स्वरूप में कहानी आगे बढ़ती है। और जहाँ उसमें आपने अपने खुद के तय किए हुए एक लेखक के विचारों को डालना शुरू किया, यानी किरदार के बजाय जब राइटर खुद बोलने लगता है, तो कहानी में उसका आगे बढ़ना, उसका विकास बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आखिरकार कहानी की जो जान है वो उसका किरदार है। एक किरदार को सही ढंग से पकड़ पाना वो इतना लचीला होता है कि वो बहुत आसानी से पकड़ में नहीं आता। सबसे मुश्किल काम है किरदार निगारी का काम। एक जीते जागते इंसान को
उसकी पूरी भाषा के साथ, उसके पूरे मनोभाव के साथ, उसके चेहरे के एक एक नक्श के साथ हूबहू उतार पाना, ये बड़ा कठिन काम मुझे लगता है। और मैं खुद ये मानता हूँ कि उस तरह से मैं कैरेक्टर को, जैसे गोरकी अपने कैरेक्टर को लाते हैं या दोस्तोवस्की अपने कैरेक्टर को लाते हैं, बल्कि हमारे यहाँ प्रेमचंद, अमरकांत, ये सारे जो लेखक हैं वो इतने बड़े मतलब पात्रों को खड़ा करने वाले लेखक हैं, और किरदार निगारी के बड़े उस्ताद हैं ये लोग। किरदार खड़ा करना इनके मतलब उनके फन का सबसे बड़ा खूबी वाला काम था। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मुझे थोड़ा सा मतलब अपनी तय में ये देखता हूँ कि उस तरह से किरदारों को लेकर के मैं थोड़ा उतनी मेहनत या उतनी शिद्दत से नहीं आ पाता। मेरे यहाँ परिवेश ज़्यादा आता है और घटनाएं ज़्यादा बोलती है, और मैं खुद बोलने से बचता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं भी बोलने लग जाता हूँ। और जब मैं बोलता हूँ तो कहानी कहीं कहीं थोड़ी बिगड़ जाती है, क्योंकि या तो परिवेश बोले, आपका समय बोले, या आपका किरदार बोले। लेखक को उनके बीच में रहते हुए सिर्फ उनको एक दूसरे से जोड़ना है। लेखक का काम कड़ियों को पिरोने का है। अगर उसको वो ढंग से कड़ियाँ पिरोना आ गया तब तो उसका काम सफल है। नहीं तो आप लेख लिखिए, आप किसी सैद्धांतिक मसले पर किताब लिखिए, कहानी लिखने की क्या जरूरत है। तो ये सब बातें जो थोड़ी बहुत दिमाग में आई मैंने अपने ढंग से कही है, और जाहिर है कि ये कोई ऐसी बातें नहीं जिसको किसी सैद्धांतिकी के साथ जोड़ा जाए कि कहानी का इसका कोई एक निश्चित कोई उसका फर्मा होता है जिसमें मैंने जो कहा है उसको ढाला जाए। मैं अपने तरह से जितना मैंने सोचा और जिस तरह से मैं समझ पाया कहानी के बारे में, उतनी बात मैंने आपसे शेयर की। और उम्मीद है आपको मेरी बातों में कोई दिलचस्पी अगर आई हो तो मेहरबानी आपकी। शुक्रिया।